दो वर्ग में विभाजन के बाद फिर हम देखते हैं कि कौन जो शतम वर्ग या केंटुम वर्ग की जो भाषाएं वो कौन कौन है और कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखिए, ये सभी भाषाएं ये शतम वर्ग की हैं। इंडो ईरानी भाषा, ईरानियन भाषा, ये सभी बाल्टिक, स्लाविक, देख सकते हैं इनका क्षेत्र कौन सा है। ये सभी क्षेत्र है इसका। ये इधर यूरोप की तरफ, इधर एशिया में, यहाँ भारत तक आया हुआ है। ये सभी भाषाएं शतम वर्ग की हैं और ये भाषाएं ग्रीक, ये केल्टिक, जर्मनिक, तोखारियन, ये सभी भाषाएं केंटुम वर्ग की भाषाएं हैं। दोनों वर्गों में देखते हैं। केंटुम वर्ग में आती है केल्टिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, तोखारी। अर्थात केंटुम वर्ग की प्रमुख भाषाएं हैं केल्टिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, तोखारी। और शतम वर्ग की भाषाएं हैं इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव, आर्मेनियन, भारत, ईरानी। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। इस तरह से भाषाएं दो वर्गों में विभाजित की गई हैं भारोपीय परिवार की। इधर ये यूरोप की तरफ इधर ज्यादातर केंटुम वर्ग में गया है, वही ध्वनि रही है, लेकिन इधर जो है ध्वनि परिवर्तन हो गया है, शतम वर्ग में हो गई है भाषाएं। तो हमने कल देखा कि केंटुम वर्ग में कौन कौन सी है, वही केल्टिक, इसका क्षेत्र हमने देखा, और कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं, इसमें कौन कौन सी भाषाएं बदल चुकी हैं या मृत भी हो चुकी है। बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो अब मैम पीछे से बताइए थोड़ा सा, केंटुम भाषा क्या, एक बार पीछे ना, थोड़ा सा सिर्फ पीछे बताएं। हाँ, यही स्टार्टिंग की है ना। हाँ हाँ, ये मैंने बताया कि भारोपीय परिवार को ध्वनि के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया। उसमें एक 100 शब्द के लिए किन किन भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है उसको आधार बना करके दो वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे केंटुम वर्ग में जो ये क ध्वनि थी, कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां थी, वो वैसे ही रही, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी रही इस परिवार की जिसमें यह क परिवर्तित हो गया, क का स हो गया। तो इस तरह से ये शतम वर्ग में आ गई, मतलब ध्वनि परिवर्तन के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तो शतम केंटुम वर्ग में केल्टिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, तोखारी, अर्थात इसमें जो भाषा का मूल स्वर रहा वह वैसे ही रहा, लेकिन यहाँ पर इनमें परिवर्तित हो गया। इसके पीछे मैंने बताया था ना कि किसमें स को क्या कहते हैं। तो ये सभी देखिए, सब में ध्वनि एक समान है और यहाँ पर एक समान है, इसलिए इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया गया। अब हमने कल देखा था, केंटुम वर्ग को देख लिया था कि इसकी भाषाएं, केल्टिक भाषा जो है वो कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र है और उसमें मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो इस तरह से हम कल देखे। कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जो कि अब लुप्त हो चुकी हैं और कुछ भाषाएं बहुत ही प्राचीन भाषाएं हैं, प्रारंभ से लेकर आज तक वैसी ही हैं और उनमें भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वो आज तक सुरक्षित है। जैसे ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा में बहुत ही ज्यादा साहित्य भी प्राप्त होता है और ये हमारे संस्कृत भाषा से बहुत ज्यादा साम्य रखती है। आज देखेंगे शतम वर्ग के कौन कौन सी शाखाएं हैं और उसमें कौन सी भाषा आती है उन शाखाओं में और वो कहाँ बोली जाती है। तो पहली शाखा है इलीरियन या अल्बेनियन। इसकी मुख्य भाषा अल्बेनियन है जो अल्बेनिया तथा यूनान में बोली जाती है। और इस भाषा की बहुत सी शाखाएं थी, लेकिन वे सभी शाखाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। दूसरी शाखा है बाल्टिक। बाल्टिक शाखा बाल्टिक सागर के किनारे इसका मुख्य क्षेत्र है और इसमें मुख्य भाषाएं हैं लिथुआनियन, लेटिस। इस शाखा का बहुत ही कम विकास हुआ है और यह भाषा जो है वो अभी भी अपने मूल भाषा के निकट है, अर्थात जैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी वैसे ही अभी भी है। इसमें संगीतात्मक स्वराघात, द्विवचन भी है। इस भाषा की भी विशेषता है, जैसे संस्कृत में द्विवचन है और एस्ति, जैसे संस्कृत में अस्ति है, यहाँ पर एस्ति नामक जैसा शब्द है। तो यह प्राचीन भाषा है और अपने प्राचीन रूप में आज भी विद्यमान है बाल्टिक। और हेलो हाँ मैम, एक बार वापस से बताइए, आवाज कट कट के आ रही थी। शतम वर्ग को बता रहे हैं
सतम वर्ग जी में जी इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव, आर्मेनियन और भारत ईरानी शाखाएं आती हैं। ठीक है, इसमें पहली शाखा है इलीरियन या अल्बेनियन शाखा। इस शाखा की मुख्य भाषा है अल्बेनियन, जो अल्बेनिया तथा यूनान के आसपास बोली जाती है। इसमें और भी शाखाएं थी। इस भाषा में बहुत सारी भाषाएं मिश्रित थी, लेकिन सभी भाषाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। और सतम वर्ग की दूसरी शाखा है बाल्टिक, जो कि बाल्टिक सागर के किनारे बोली जाती है। इसकी मुख्य भाषा है लिथुआनियन और लेट्टिश। लिथुआनिया एक देश है जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको लिथुआनियन कहते हैं। तो और इस शाखा की भाषा का विकास कम हुआ है और आज भी यह अपने मूल रूप में जैसे उत्पन्न हुई थी प्राचीन रूप में आज भी सुरक्षित है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें संगीतात्मक स्वराघात द्विवचन के रूप प्रयोग किए जाते हैं। तीसरी शाखा है स्लाव। इसका क्षेत्र क्या है? पूर्वी में पूर्वी स्लाव किसे कहते हैं? रूसी, जो रूस के दक्षिणी भाग में है। श्वेत रूसी रूस के दक्षिणी भाग में, लघु रूसी यूक्रेन, रूस के पास का एक देश है यूक्रेन, वहां पर बोली जाती है। और पश्चिमी स्लाव जो क्षेत्र है वह पोलिश भाषा इसमें आती है। पोलैंड की जो भाषा है पोलिश भाषा, वह स्लाव शाखा के अंतर्गत आती है। चेक की चेकोस्लाविया भाषा स्लाव के अंतर्गत आती है। दक्षिणी बुल्गारियन, दक्षिण क्षेत्र में बुल्गारिया की बुल्गारियन भाषा, यूगोस्लाविया की सर्बो क्रोशियन और यूगोस्लाविया के दक्षिण की स्लोवेनियन भाषा स्लाव भाषा के अंतर्गत इस शाखा के अंतर्गत आती हैं। ये सभी सतम वर्ग की हैं, लेकिन सतम वर्ग की भी कई सारी शाखाएं विकसित हुई जिसमें अलग अलग भाषाएं आती हैं। चौथी शाखा है आर्मीनियन। यह यूरोप और एशिया की सीमा पर पुस्तूनिया तथा कृष्ण सागर के आसपास बोली जाती है। इसकी इस्तांबुल एक बोली है जो कि यूरोप में बोली जाती है और अराराट एशिया में बोली जाती है। तो यह है आर्मेनियन शाखा। अब देखिए पांचवी शाखा है भारत ईरानी शाखा। पांचवी शाखा है भारत ईरानी। इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, जिसको भारतीय परिवार का सबसे महत्वपूर्ण शाखा यह है। इस परिवार का प्राचीनतम प्रामाणिक साहित्य अपने शुद्ध अर्थों के साथ प्राप्त होता है। जो ऋग्वेद है, जो हमारा सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है, वह भारत ईरानी शाखा में ही है, क्योंकि संस्कृत इसी शाखा की भाषा है। तो ऋग्वेद की ऋचाएं 2000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी और वह आज भी उसी रूप में सुरक्षित है। तो यह इस भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और देखिए इसी शाखा के अंतर्गत जिंद अवस्था एक ग्रंथ है, जो पारसियों का, जैसे हमारा वेद है वैसे ही पारसियों का जिंद अवस्था एक ग्रंथ है, जो कि इसी शाखा के अंतर्गत आता है और इसकी रचना लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी गई है। तो दो महत्वपूर्ण ग्रंथ संसार के और सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और जैन अवस्था इसी शाखा के भाषा के अंतर्गत है। इसलिए भारत ईरानी शाखा बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये आज भी उसी रूप में सुरक्षित है और इनको देख करके हम भाषा साहित्य का या भाषा के वैज्ञानिकता का अध्ययन करने में बहुत ज्यादा सुगमता होती है। तो यह है। और इसके अतिरिक्त इस शाखा की भाषाओं का गठन और उनका साहित्य भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इस शाखा की भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत का उदाहरण ले लीजिए कि जिस तरह से वैज्ञानिक भाषा है अपने अर्थ को बताने में, और बहुत ज्यादा शब्द भंडार इसके पास है, हर तरह के अर्थ के लिए यहाँ पे शब्द हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह भाषा है। पश्चिम में भाषा विज्ञान का अध्ययन तभी से यथार्थक शुरू हुआ जब से उन लोगों ने इस भारत ईरानी शाखा के अध्ययन को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। पश्चिम में जब से यूरोप में भाषा विज्ञान का अध्ययन हुआ और उन लोगों ने जब संस्कृत और भारत ईरानी शाखा की भाषाओं के बारे में जाना, तब से भाषा विज्ञान में अध्ययन का बहुत अधिक प्रचलन हुआ और बहुत अधिक भाषा विज्ञान का विकास हुआ। तो इस तरह से सतम वर्ग में भारत ईरानी शाखा बहुत ही
महत्वपूर्ण शाखा है, जिसकी भाषाएं, प्राचीन भाषा जो है वो आज भी उसी रूप में विद्यमान है और संसार के सबसे प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और जैन अवेस्ता इन्हीं शाखा की भाषा में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से यह हुआ, भारोपी परिवार को ध्वनि परिवर्तन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, सतम और केंटुम वर्ग में, जिसको मैंने बता दिया। और अभी क्या है कि एक नया अध्ययन शुरू हुआ है जिसमें सतम केंटुम वर्ग इस तरह से विभाजन नहीं करते हैं, वो सीधे-सीधे परिवार के रूप में विभाजन करते हैं, जिसका देखिए ऐसे केल्टिक परिवार एक कर देते हैं, इटैलिक या लैटिन, जर्मनिक, ग्रीक या हेलेनिक, हित्ती, तोखारी, इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव, भारत ईरानी, और इनके अलग-अलग विभाजन है। तो अभी जो है, अभी के भाषा वैज्ञानिक सतम केंटुम वर्ग का ज्यादा विभाजन नहीं करते, वो सीधे भारोपी परिवार को इन शाखाओं में उन्होंने बांट दिया है, सतम केंटुम वर्ग को नहीं स्वीकार किया है। तो ये भी मैंने बता दिया। लेकिन हमें जो है आपके सिलेबस में है भारोपी भाषा, और उसमें सतम केंटुम वर्ग के बारे में लिखने को आवश्यकता है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए।